हमारा खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप, जिसमें आज हम चर्चा करें मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर। किस तरह वहां पे जंग के हालात है, जो तनाव की सिचुएशन है, उसका भारत पर किस तरह का असर पड़ रहा है आर्थिक तौर पर। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मनीष जी, देखिए आज की मैं बात करूं, खबर ये थी कि सोने और चांदी के दाम जो है उनमें कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई है। आमतौर पर इस तरह के जब हालात होते हैं तो सोने चांदी को जो है एक निवेश के तौर पर, सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जाता है। इनके दाम हाई होते हैं, इनके रेट अचानक से गिरे कैसे, और क्या ये गिरावट आगे जारी रहेगी? देखिए, आपकी जो एनालिसिस है वो सही में आम आदमी यही सोच रहा है जी कि अगर सोना बढ़ रहा है तो खतरा टल गया या खतरा बढ़ गया, अगर मार्केट गिर गया तो खतरा बढ़ गया। ऐसा नहीं है। होता क्या है, जैसे चांदी का एग्जांपल लेते हैं, चांदी 3 लाख चली गई तो कुछ लोग ऐसे तैयार हो गए जिन्होंने लग रहा है कि 2,80,000 अगर चांदी पहुंचेगी हम तुरंत बेच देंगे जी, उससे नीचे खरीदते रहेंगे। तो अब ये बिजनेस है, लोगों को लग रहा है चांदी खरीदते रहो, मार्केट में इंडस्ट्रियल मेटल है, जरूरत पड़ेगी, और प्रीशियस मेटल भी है। और जैसे ही 2,75,000 80,000 पहुंची, धड़ाक से मार्केट बेच के प्रॉफिट बुक कर दो और फिर इंतजार करो अच्छे टाइम का कि कब मार्केट चांदी वापस गिरेगी और फिर खरीदेंगे, और चढ़ेगी तब बेचेंगे। तो ये एक में गेम बन गया है। इसी तरीके से सोने का ये हाल हो गया है कि कुछ लोग तैयार खड़े हैं कि लगातार सोना खरीद तो जा रहे हैं धीरे धीरे, तो सोना भी कछुए के चलते धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम होने के रास्ते में जा रहा है। लेकिन वो लोग ये बैठे हैं कि अगर ऐसे ही दाम एक लेवल तक ऊपर गए, मैं थोड़ा सा बेच के प्रॉफिट बुक कर लूंगा, अपना काम चलाऊं। एक कहावत है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आप अच्छे इन्वेस्टर हैं ही, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसको ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको इन्वेस्ट करके छोड़ देना पड़ेगा। उन्हें ये देखना है, हाँ आज खरीदे या 4 दिन बाद खरीदे, उस पर चर्चा हो सकती है, 100, 200, 300 रुपए का फर्क मिल सकता है। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल खरीद लीजिए और भूल जाइए। यानी इस सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है जी, तो ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यही कंफ्यूजन थी कि लोग यही सोचते हैं जी। नहीं होते। इन्वेस्टमेंट का मतलब है ईटीएफ में खरीदना, सॉवरिन बॉन्ड खरीद लीजिए, और नहीं तो फिर सॉलिड गोल्ड का टुकड़ा खरीद लीजिए। सॉवरिन बॉन्ड बहुत अच्छा आइडिया है, आपको टैक्स की बचत भी होती है, आपको पैसा एक्स्ट्रा भी मिलता है, सेम वैल्यू मिलती है। ईटीएफ ले लीजिए। लेकिन ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपका 10 से 15% की वैल्यू का खर्चा कट जाता है, क्योंकि मेकिंग चार्ज लग जाते हैं जी, और बेचने का दिल नहीं करता। इन्वेस्टमेंट वो नहीं होता जो जिंदगी भर के लिए खरीद लिया जाए, वो तो अपने घर की एसेट होती है। अगर आप अपने लिए एक डायमंड का हार ले रही हैं और उसमें डायमंड जड़े हैं, तो वो उसकी रीसेल वैल्यू कब कितनी होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि ये कभी बिकेगा ही नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट के तरीके से, ठीक लगे तो खरीदो, ठीक लगे तो बेचो। तो यानी आपके अकॉर्डिंग ये सही टाइमिंग है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने की? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर समय सही समय है। बस आप ये देखिए कि कितने लंबे समय के लिए रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको लगता है कि कम से कम 2 साल से ज्यादा समय के लिए गोल्ड रखेंगे तो गोल्ड हमेशा बेनिफिट देगा। मैं इस बात की कोई एनालिसिस नहीं दे रहा हूं कि वो किस शेयर से, फला कंपनी से अच्छा होगा या खराब होगा, या फला म्यूचुअल फंड से बेटर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 2 साल या उससे ऊपर का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड आपको धोखा नहीं दे। चलिए ठीक है। प्राची जी, देखिए हम गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये हाई क्लास के लिए समझ में आता है, मिडिल क्लास भी कुछ लिमिट तक ये प्रेफर कर सकता है। लेकिन जब हम लोअर क्लास की बात करते हैं, जहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है ये आप भी अच्छे से उनसे वाकिफ है, उनके लिए तो ये ऑप्शन नहीं होता। उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब सरकार को कोई पहल करनी होगी, उनके लिए भी सुरक्षित रास्ते अब निकालने होंगे। छोटे और जो मध्यम उद्योग हैं
वो 45% जो है वो डिपेंडेंट है बाहर से सामान लेने पर, और शिपिंग चार्जेस बढ़ने से, सप्लाई चेन इम्पैक्ट होने से उनकी जो डिलीवरी है वो डिले हो रही है। तो डिले होने से उन्होंने जिसको प्रोडक्ट डिलीवरी का जो कमिटमेंट दिया है वो भी आगे इम्पैक्ट हो रहा है। और जब वो इम्पैक्ट होता है तो पेमेंट नहीं आती है, पेमेंट नहीं आती है तो क्या होता है, स्टाफ की छटनी कर दी जाती है। क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, जो एमएसएमई ऑनर हैं, तो वो कहां से पेमेंट देंगे जब उनको आगे से नहीं आ रही है, और जो सामान उसको बेचना था, कमिटमेंट था, वो वॉर की वजह से डिले हो गया है। तो अगर हम आम आदमी की बात करें, आम आदमी तो हमेशा पिसता ही है, और भारत जैसे देश में थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर सभी रखते हैं और वो लगातार इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर को आप डेली खा नहीं सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर से आप डेली के जो खर्चे हैं वो बेचकर नहीं निकाल सकते हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट है। जब जिसके पास पैसे, मंथली जॉब है और कुछ है ही नहीं अपने सर्वाइवल के लिए, और वो भी अगर उसकी छटनी हो जाए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, युद्ध हो गया है, सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो गई है, तो आम आदमी कहां जाएगा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, जिस तरह से कोविड में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, इस तरह से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि जब सिचुएशन ज्यादा खराब हो तो उनको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑनरेरियम दिया जाए। हालांकि अभी भी जो हमारी सिचुएशन है भारत की वो संभली हुई है कि हमारी जो सरकार है वो इतनी सजग है और फॉरेन पॉलिसी हमारी हेल्दी है, और जो हमारी जो समुद्र पर जो हमारी पैठ है वो बढ़ी है पहले से, और हमारे युद्ध पोत भी तैनात कर दिए गए हैं, और सप्लाई चेन इम्पैक्ट ना हो उसके लिए भी सरकार जो है, जो बाहर से सामान मंगाते हैं लोग, उनसे बात कर रही है। तो कुल मिला के आपने कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो हो ही रहा है, इकोनॉमिक भी हो रहा है, तो इसके साथ साथ पेशेंस रखने के अलावा हमारे पास क्या है? इसके साथ साथ हमारी जो वेलफेयर स्कीम है, जो भारत सरकार पहले से ही कितने सारे लोगों को दे रही है। अभी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे अभी फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली में, पिंक कार्ड इशू हुआ है, पेंशन्स है, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सेविंग वाली है। हम बहुत लग्जूरियस लाइफ, बहुत ओवर इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं ही नहीं, तो इतना तो सब घर में रखते हैं, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। बिल्कुल प्राचू जी, एक वैलिड पॉइंट भी आपने उठाया था, छटनी की बात आपने कही थी, बेरोजगारी की समस्या पहले से ही जो हमारे देश के युवा उस समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एक बार फिर से क्रिएट हो सकती है इससे? मैंने वही कहा कि 45% एमएसएमई और 58% इससे इम्पैक्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, सप्लाई चेन है, तो जब मुझे अपने मैं अपना जो खर्चा कम करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं लोगों की छटनी करूंगी, मैं कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम निकालूंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही हाई है, महंगाई ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि कंगाली में आटा गीला, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो। बिल्कुल, सिचुएशन और ज्यादा थोड़ी डेंजरस कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हो सकती है। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि बार बार हम दर्शकों से भी कह रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी लगातार ये सलाह दी जा रही है। हमारे साथ राजलक्ष्मी जी जुड़ी हुई है। मैम, अब देखिए, रुपए की मैं बात करूं, डॉलर के मुकाबले अपने सबसे लो पर जो है रुपए पहुंच चुका है। महंगाई की समस्या लगातार हम बातचीत करें, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ी समस्या है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मैटर को लेके? एक बार मैं शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगी। मैडम, पूरे मैटर को अगर हम लोग देखें टोटलिटी में, तो ये वॉर है, ये एक मैक्रो प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये इंडिया का पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। इसको इंडिया की सरकार इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। हर कंट्री का अपना लिमिटेशन, जिन्होंने युद्ध शुरू किया है बस वही इस युद्ध को बंद कर सकते हैं अगर वो चाहें तो जी। और ये युद्ध जो स्वरूप ले रहा, जो भी हमारा फ्यूचर सिचुएशन होगा, वो इस वॉर के ड्यूरेबिलिटी पर डिपेंड करता है, कितना लंबा ये वॉर चलेगा। जैसा कि दोनों पक्षों से लग रहा है, कोई भी तत्काल इसको रोकने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है साइकोलॉजिकली। अब वैसे अगर वॉर थोड़ा भी लंबा चलता है तो वैसी स्थिति में आज की तारीख में पूरी दुनिया इतनी ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आयात निर्यात से हर चीज का प्रोडक्शन इतना दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है कि हर जगह, हर देश में बहुत सारे प्रोडक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। इंडिया में भी होंगे, ज्यादा ही होंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम केवल ऑयल पे डिपेंडेंट है इसलिए ये प्रॉब्लम है। जहां ऑयल पे डिपेंडेंट अगर ना भी होते तो हम अपने एक्सपोर्ट के लिए तो दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होते, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक्सपोर्ट कहाँ करते।
तो कुल मिला के प्रॉब्लम तो जो वॉर है वो एक ग्लोबल क्राइसिस है, इसका इंडिया के लेवल पे सॉल्यूशन संभव है। हम अपने बिहेवियर से एक आम जनता को जो कह सकते हैं, एक आम नागरिक को जिसको कॉमन मैन कहते हैं, उसके हिसाब से कह सकते हैं कि हम लोग जो कर सकते हैं प्रेजेंटली वो हमारे लिए है कि हम किसी तरह के पैनिक में ना आए, हम कोई अफवाह ना अपनी तरफ से फैलाएं, इससे हम जो सिचुएशन है उसको और ज्यादा गंभीर न करें। सिचुएशन की सबसे बड़ी समस्या है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। शेयर बाजार जो धड़ाम हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता। लोगों को पता नहीं है कि आगे क्या होगा। हम लोग अपने बिहेवियर से इस अनिश्चितता को ना बढ़ाएं। तो इसलिए अभी एवरेजिंग करके कि जिसका दाम घट गया है जिस शेयर का वो खरीद ले और जब कल बढ़ जाएगा तो उसको बेच देंगे, इतना मैकेनिकली शेयर मार्केट नहीं चलता है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर पे चलता है। अगर वो इतना सिंपल चलता तब तो फिर हर कोई जो शेयर मार्केट में जुड़ा हुआ है उसने बहुत मुनाफा कमा लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतना शेयर मार्केट को जो हम लोग अपने इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं कि उसको टाइम करना, कि जब वो सस्ता हो तो खरीद लिया, अगले जब आज महंगा हो तो बेच दे, ये टाइम अगर आप कर लेते हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। लेकिन ये टाइम आज तक कोई कर नहीं पाया है, इसका प्रॉपर टाइम। तो कहीं ना कहीं गलती होगी और आप भी बाजार के साथ धड़ाम से गिर जाएंगे। इसलिए प्रेजेंटली स्थिति ये है कि जिसके पास भी पूंजी है, जो मामूली आदमी है उसके पास कम पूंजी है, जो एमएसएमई है उनके पास भी कम पूंजी है, जो ज्यादा जिनका आय स्तर अधिक है उनके पास अधिक पूंजी है। पूंजी में बाकी सारे फीचर्स के साथ पूंजी हम जानते हैं कि उसकी क्या क्या उपयोगिता है, उद्योगों में क्या उपयोगिता है, आम आदमी के लिए बचत में जो पूंजी है उसकी क्या उपयोगिता है। लेकिन इसके साथ साथ पूंजी में एक बड़ा गुण होना चाहिए कि उसमें लिक्विडिटी होना चाहिए, तरलता होना चाहिए। अभी जो समय है इसमें हमें अपनी पूंजी इस तरह से रखनी है, इस फॉर्म में रखेंगे कि हम उसको कभी भी कैश कर सके। क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो हम नहीं जानते कि हमें कब किस परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल, और उसकी तैयारी हमें आज से ही बिल्कुल करनी है। वो ऐसे रखें कि उसमें लिक्विडिटी रहे। लंबे अगर आप सोना चांदी में निवेश करेंगे, सोने के दाम और अगर बढ़ गई, इसी यही सोच के तो हम सोने में निवेश करेंगे ना कि इसका दाम बढ़ जाएगा तो हम इसको बेच देंगे। अगर उसके दाम और ज्यादा बढ़ गए तो फिर उसका कोई खरीदार नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इसी तरह की प्लानिंग, सिंपल प्लानिंग है ये, छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए अगर आगे हालात और ज़्यादा जंग लंबी चलती है तो उनसे हम टैकल कर सकते हैं बहुत इजीली, पैनिक होने की बजाय। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर राय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका में जंग का असर भारत पर साफ तौर पर दिखने लगा है। कहीं ना कहीं महंगाई की टेंशन जो है वो आम आदमी को काफी परेशान करने लगी है। लेकिन इसी बीच जैसा कि सरकार लगातार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम भी अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि ना वो घबराएं, ना पैनिक करें, बल्कि जिस तरह की सलाह, छोटी छोटी सलाह दी जा रही है उनको फॉलो करें और अपने भविष्य के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट की ओर कहीं ना कहीं जोर दे सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। इसी के साथ हुंकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।